Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance, and this video is for the students of C54 BFD Business Finance Decisions. एक महीना तकरीबन आप लोगों के एग्जाम्स में रह गया, and a lot of students are asking about the approach with which they can cover the theory portion. theory portion को किस तरीके से जो है वो कवर करें. रिसेंट अटेम्प्ट में तकरीबन 30-35% के लिए भी ICAP ने जो है वो थ्योरेटिकल एंगल जो है वो चीज़ों का पूछा है, और उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स की कि भाई थ्योरेटिकल पोर्शन को जो है किस तरह से कवर करना है और क्या हमारी उसमें अप्रोच होनी चाहिए. सबसे पहले तो देखिए, मेरा एक छोटा सा इख्तलाफ है यहाँ पे कि इसको थ्योरी पोर्शन कह के एक परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि इसका रट्टा लगाना ज़रूरी है, और एक ये जहन स्टूडेंट्स का बन रहा है कि यार हमें चीज़ें रटनी पड़ेंगी तो हम एग्जाम में इस पोर्शन को जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे. हालांकि इसके लिए जो राइट वर्ड है वो ICAP आपसे एक सॉर्ट ऑफ समझने की एनालिसिस करवाता है, और एनालिसिस करने के बाद आपसे उस पर अपनी कमेंट्री मांगता है. कहता है यार आप इस सिचुएशन को एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद इसके ऊपर अपना जो है वो कमेंट करो. कभी कभी आपको डिस्कशन करना होता है, कभी जस्टिफाई करना होता है, कभी रेकमेंड करना होता है, कभी यहाँ पर हमें जो है वो एडवाइस भी करना होता है. ठीक है, अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है. तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि BFD का जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन का पोर्शन है वो कोई अलग शय है, और ये जो थियरी का पोर्शन है ये कोई अलग बला है, कोई अलग चीज़ है जो एग्जामिनर हमसे पूछता है. हालांकि ऐसा नहीं है. मिसाल के तौर पे आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ते हैं, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ते वक्त आपने फॉर्मूला तो बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया कि रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, दैट इज द प्रीमियम पोर्शन मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्विटी. आपने फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया. लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि इसका यूज क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, और एग्जैक्टली हम इस मॉडल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम अपना वो एनालिसिस वाला पार्ट नहीं कर पाएंगे. पोर्टफोलियो थ्योरी का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कब इस्तेमाल करना है, मर्जर एक्विजिशन के अंदर नंबर्स के अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं, या मिसाल के तौर पे कोई फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन करते वक्त क्या हिकअप्स आते हैं. जैसे मैं बात करूं मनी मार्केट हेज की, तो मनी मार्केट हेज करने में तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको अरेंज करना इतना ईजी नहीं है कि आपको डिपॉजिट भी एक जगह मिल जाए, फिर आपको जो है वो लोन भी एक जगह मिल जाए, फिर आप कन्वर्जन भी इस तरीके से आराम से कर सकें. फ्यूचर्स रिलेटिवली करना बड़ा आसान होता है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, आप एक्सचेंज पे जाएं आराम से उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर लें. ये जो बारीकियां हैं ये इन्हीं टॉपिक्स की हैं जिनकी कैलकुलेशंस हमने प्रिपेयर की है, और इन्हीं चीजों से लिंक्ड है जिनकी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं. तो ऐसी तो ये कोई चीज नहीं है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऑड है, और हम कहें कि यार ये कोई अलग भला या कोई अलग चीज है जो आके आप एग्जामिनर जो है वो पूछता है एग्जाम में. आप जिस वक्त अपने BFD की कवरेज करते हैं तो उस कवरेज के लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स का तरीका ये होता है कि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं. नहीं, जिस वक्त आप कवरेज कर रहे हैं उस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आना है. जिस वक्त आप पढ़ते हैं उस वक्त कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने डिलीवर किए जाते हैं, हमें उन कॉन्सेप्ट्स को महज अल्फाज नहीं समझना. ये एक 6 पॉइंट्स अप्रोच है जो थियोरी कवर करने में आपकी हेल्प करेगी. हमें उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उस नैरेटिव को अंडरस्टैंड करना है. सर ये नैरेटिव हम कब अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप लेक्चर्स लेते हैं. लेक्चर्स के बाद आपको अपनी बुक रीड करनी पड़ेगी. लेक्चर्स में एग्जाम, जैसे मिसाल के तौर पे आप मेरी क्लासेस ले लें जो पोर्टल पर मौजूद हैं, आप उस वक्त पढ़ लें, मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देता हूँ. भाई ये इंस्ट्रूमेंट ये है, ये ऐसे इस्तेमाल होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे 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 सारा कुछ उसकी इम्प्लीकेशन बता दी. पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर बीटा इक्विटी की इम्प्लीकेशन बता दी, वॉलेटिलिटी किसको कहते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क किसको कहते हैं, ये सब आपने उस वक्त पढ़ लिया. लेकिन क्या ये आपको बिल्कुल असबर हो जाएगा, आपको याद रहेगा एग्जाम के दिन तक? नहीं, ऐसा नहीं है. हम चूंकि क्वेश्चंस बार बार सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो हमें एग्जाम के दिन तक याद होते हैं, लेकिन हमने बुक को अपनी रेफर नहीं किया हुआ. तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स के बाद रिवाइज करने के लिए और उसको एक शेप देने के लिए आपके दिमाग में आपको ICAP की जो स्टडी टेक्स्ट है उसकी बुक रीडिंग करनी पड़ेगी. ये समझ मोस्ट ऑफ जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं उसका कहीं ना कहीं जो आपका नैरेटिव स्टडी टेक्स्ट के अंदर है उसके अंदर लिंक मौजूद होता है. प्लस इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं थ्योरी के परस्पेक्टिव से जो ICAP की अपनी प्रैक्टिस किट के अंदर भी जो है वो मौजूद है. प्रैक्टिस किट अगर आप BFD की उठाएंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारा थ्योरी का एलिमेंट इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर मिला के उसने पूछा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्योरी कोई अलग चीज के बारे में बात करती है जो हम कैलकुलेशन में नहीं करते. जो हम कैलकुलेशन में करते हैं वही बात मिला के थ्योरी जो है वो कर रही होती है. यानी आप अगर मर्जर्स एक्विजिशन के अंदर NPV निकाल रहे हैं, आप मर्ज एंटिटी का वैक निकाल रहे हैं, आप ये कंक्लूड करें कि इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, तो उसी एंटिटी के बारे में वो पूछ रहा है कि बताओ नंबर्स के अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो कंपनी को कंसिडर करना चाहिए.
स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, सूटेबिलिटी, आगे कैसी ग्रोथ आएगी, ये जो बिजनेस की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है व्हाइल रीडिंग आवर बुक। इधर हमारी बिजनेस की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, क्या आप कह लें कि जो हमारा बिजनेस का एक्यूमेन है, वो बेसिकली यहाँ पे जो है टेस्ट होता है। कुछ हद तक इसकी जो फाउंडेशंस हैं, जो बेसलाइन है, वो CFAP 3 SPM के अंदर हमारे पास बनती है, लेकिन ICAP ने भी इनफ मटेरियल अपनी किताबों के अंदर दिया हुआ है जहां पे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया, पोर्टफोलियो थ्योरी हो गया, मर्जर्स एक्विजिशन हो गया, फॉरेक्स वाला एरिया हो गया, इनफ मटेरियल ICAP की किताब में मौजूद है जिससे पढ़कर इसकी एक फाउंडेशन बिल्ड की जा सकती है। अब देखो, ये एक्सपेक्ट करना कि अगर जो थ्योरी किताब में लिखी हुई है वो एज इट इज आ जाएगी एग्जाम के अंदर, तो ये तो मेमोरी का टेस्ट हो गया। ओपन बुक में मेमोरी का टेस्ट नहीं होता, ये कभी भी नहीं होगा ऐसा। जैसे कैलकुलेशन का सवाल हर दफा एक नया आता है, इसी तरीके से थ्योरी का सवाल भी हर दफा नया आएगा। जिस तरह कैलकुलेशन के सवाल की प्रैक्टिस कर करके आप आदी हो जाते हैं और आप एग्जाम में जाके कैलकुलेट करते हैं, आपको थ्योरी के सवाल भी करते वक्त, मतलब जो सॉल्व करते वक्त, अपनी प्रैक्टिस जो है वो डेवलप करनी। सबसे पहला और फॉरमोस्ट पॉइंट तो ये है कि आपने BFD की थ्योरी किताब पढ़नी है, उसे रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है कि भाई ये जो नंबर्स हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा हूँ तो पे बैक पीरियड की क्या इंप्लीकेशन है, NPV IRR के एडवांटेजेस कब होते हैं, पे बैक के एडवांटेजेस कब होते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक के एडवांटेजेस कब होते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस मुझे क्या समझने में हेल्प करता है। जब तक मैं उसको वो नैरेटिव नहीं समझूंगा, जब तक मैं किताब पढ़ के वो नैरेटिव नहीं समझूंगा, तब तक मैं ये अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप नहीं कर सकता। फिर सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको एक एंगेजमेंट क्रिएट करनी चाहिए। सर ये एंगेजमेंट किस तरीके से क्रिएट हो सकती है, ये विजुअलाइजेशन से क्रिएट हो सकती है। देखो, वी टेंड टू रिमेंबर विजुअल्स, हम विजुअल्स को ज्यादा याद रखते हैं। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी थियरीज और लंबे लंबे पेजेस पढ़ के हमें याद नहीं रहते जितना हमें विजुअल्स याद रहते हैं, जितना हम चीजों की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जितना हम विजुअली चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से टेकअप कर सकते हैं। सर अब इसका क्या मतलब है, विजुअल क्रिएट होते हैं व्हेन यू मेक फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स कह लें या माइंड मैप्स कह लें। अब देखो, माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स किसी और के बने बनाए मेरी किताब में भी मौजूद है, फॉर्मूला बुक के अंदर बहुत सारी, हर टीचर अपनी बुक के अंदर इन चीजों को जो है वो इंक्लूड करते हैं। लेकिन क्या वो हमें याद रहेंगे, क्या हमारी इतनी रिटेंशन हो पाएगी अगर हम किसी और का बनाया हुआ माइंड मैप देखें, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब मैं कोई चीज खुद लिखता हूँ, व्हेन आई मेक इट फ्रॉम माई सेल्फ, जब मैं इसको खुद लिखता हूँ, तो ये मुझे याद करने में, मुझे इसको जो है वो रिटेन करने में बड़ी आसानी होती है। आप यहाँ पे इसको आराम से रिटेन कर सकते हैं अगर आप अपने हाथ से ये खुद बनाएंगे। छोटा सा फ्लो चार्ट आपने इस तरह से बनाना है, मिसाल के तौर पे आपने कोई पॉइंट पिक किया, उसका एक क्यूब बनाया, पॉइंट नंबर 1 आ गया आपके पास, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ 5। कोई भी आप पॉइंट पिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने CAPM की एग्जाम्पल ले ली, या आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की एग्जाम्पल ले ली। आपने जब इसकी थ्योरी पढ़ी तो जो मेजर मेजर पॉइंट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे, वन वर्ड 2 वर्ड, आपने इस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्लेस करना शुरू कर दिया, एक एक दो दो वर्ड। तो आपके जहन में एक साइकिल बनना शुरू हो जाएगा, एक 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 सीक्वेंस बनना शुरू हो जाएगा कि भाई इस बात का मतलब क्या है, उसके पीछे इंप्लीकेशन क्या क्या है। उसके बाद आती है बात सिंप्लीफिकेशन की। जब आप 2-3 पेजेस 4 पेजेस की थ्योरी पढ़ लें तो उसे 2 लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में 2 लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करें। किसको, कि भाई हमने इन 2 पेजेस के अंदर क्या पढ़ा, या मिसाल के तौर पे 1 पेज के अंदर क्या पढ़ा। मेरी आदत स्टूडेंट जब मैं था तो ये हुआ करती थी कि उस वक्त तो ओपन बुक एग्जाम नहीं था, लेकिन मैं येलो कलर के स्टिकी नोट्स ले लिया करता था। जब मैंने 2 पेज पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, एक स्टिकी नोट चिपकाया, उस स्टिकी नोट के ऊपर छोटी एक समरी बना ली, यार इन 3 पेजेस में बात क्या हुई थी। अब जब आप इसको समराइज करके छोटा सा एक जुमला बना के लिख लेते हैं, या 2-4 लाइन्स में इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाती है। अब ओपन बुक है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप किताब के अंदर जो है वो इस चीज को जो है वो मेंशन करें कि आपका जो है वो कुछ लिखा हुआ होगा तो वो ICAP वाले जो है मसले मसाइल क्रिएट करते हैं उसके अंदर कि भाई आप लिख के जो है वो किताब को लेके आए। तो बहरहाल आप चाहें तो स्टिकी नोट्स की जगह अपना कोई एक ऐसा समरी रजिस्टर बना लें, या कोई छोटे छोटे पेजेस बना लें, इसके ऊपर आपकी सारी चीजें जो है वो जॉट डाउन कर लें, लिख लें। अब जब आप लिख लेंगे, जॉट डाउन कर लेंगे, तो आपके लिए चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी, उनको याद रखना आसान हो जाएगा, रिटेन करना आसान हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट हो गए, माइंड मैप्स हो गए, 2-3 लाइन की छोटी छोटी समरीज हो गई, ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करने में आसानी देंगे। सिंपल टर्म्स में आपने आसानी, आपको जो है वो आसानी हो। और मिसाल के तौर पे आपने डेट और इक्विटी का एक कंपैरिजन पढ़ा किताब में कि डेट कब रेस करना चाहिए, इक्विटी कब रेस करनी चाहिए। ये 2-3 पेज का नैरेटिव होगा, आपने 6 पॉइंटर्स के अंदर छोटे छोटे एक लाइन में डिफाइन कर लिया कि यार कब किस वक्त आसानी होती है, कौन से सोर्स से इसको जो है वो पैसा रेस करना है।
अब जब एग्जाम में सवाल आता है आप उस चीज को याद रख सकते हैं और याद कर सकते हैं और याद करके अपना आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो थियरी भाई कोई अलग चीज नहीं है। जिसकी बिजनेस की और फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, जितनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, उतना रिलेटिवली आपके लिए चीजें जो है वो आसान हो जाएगी। इस अंडरस्टैंडिंग को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अप्लाई इन द सेंस ऑफ एनालाइजेशन एंड अप्लाई इन द सेंस ऑफ रिकमेंडेशन, कि यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए बिजनेस को। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई अब आप अपने आप को टेस्ट करें, टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ पर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपने रिटर्न में अटेम्प्ट करना है। थ्योरी को पढ़ के ये नहीं सोचना कि मैं होता तो मैं भी ये लिख लेता। हाँ बेशक आप रिटर्न में चाहे तो बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, चाहे तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख लें, कोई सी मसले वाली बात नहीं है। आप बुलेट पॉइंट्स में कर सकते हैं, आप छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के काम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपने अपने आप को टेस्ट करना है। आपने देखना है आपका थॉट प्रोसेस क्या बिल्ड हो रहा है और एग्जामिनर का यहाँ पे जो है वो थॉट प्रोसेस क्या है। वंस आप इन क्वेश्चंस को कर लें उसके बाद आप अपनी कंपैरिजन कर सकते हैं सॉल्यूशंस के साथ। अच्छा एक और बात सर, जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो ड्राफ्टिंग करते वक्त हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तो डेटा वगैरह देख के समझ आ रहा होता है यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन थ्योरी में थोड़ी सी चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही। उसमें 3 स्टेप मॉडल है। क्या स्टेप मॉडल है सर? सबसे पहले उस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करो कि बात क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है। अब अपना आंसर रफ में प्रिपेयर करो। अभी तो खैर हमारे रिटर्न बेस्ड एग्जाम्स हैं, अभी सीबी नहीं हुआ, एमएसए जो है वो सीबी हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है। तो जब तक आपका रिटर्न एग्जाम है आप ये काम कर सकते हैं कि आपके आंसर शीट के आप आखिरी पन्ने पे जाएं, आखिरी पेज पर जाएं और वहां पे छोटा छोटा पेंसिल से प्रिपेयर कर लें, लिख लें, पॉइंटर्स लिख लें छोटे छोटे। एक आपने ब्रेनस्टॉर्म बबल बनाया, बबल बना के पॉइंट 1 2 3 4 5 करके लिख लें कि क्या बात पूछ रहा है, और फिर उसके बाद फाइनली अपना आंसर जो है वो राइट करें, अपना आंसर जो है वो लिखिए। इसका मतलब आप अपना फाइनल आंसर लिखें। तो आपका तरीकाकार यही होना चाहिए कि पहले आपने सिनेरियो को समझा, 2-5 मिनट लगा के उसको प्लान किया, छोटे छोटे पॉइंटर्स में हेडिंग्स बना ली। यहाँ पे प्रिपेयर का मतलब ये है कि आपने उसकी हेडिंग्स बना ली और अच्छे से उसको ब्रेनस्टॉर्म करी तो भाई यहाँ पे वो मेरी बात क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद इवेंचुअली जब आप इसको लिख चुके हो तो लिखने के बाद उसे कंपेयर करें विद द सॉल्यूशन, विद एग्जामिनर कमेंट्स, और देखें एग्जामिनर कैसे सोचता है, आप किस तरीके से सोचते हैं। होना क्या चाहिए और आप लिख क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हैं। तो आप आई कैप की बुक रीड कर सकते हैं, मिलते जुलते सवालात को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भूल जाएं कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की अप्रोच या वैक का फॉर्मूला पता होना कि जी ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होता है, ऐसे वैक निकलता है, अगर आप निकाल के चले जाएंगे तो आप CFA 4 में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, ये कैफ 6 MFA में तो हो सकता है कि MFA के लेवल पे एक स्टूडेंट जो कैफ 6 कैफ में ये सब्जेक्ट पढ़ता है वो तो कहेगा ठीक है चलो मैं ये कर लूंगा, फॉर्मूले का रट्टा लगा के चले जाऊंगा और जो नंबर्स आएंगे सॉल्व करके किसी तरह सोल्यूशन करके दे दूंगा, लेकिन ये यहाँ नहीं हो सकता। आपको देखें CFA 4 BFD के अंदर आई कैप आपको MSA 2 के लिए तैयार कर रहा है। MSA 2 में यही होता है, आपको इवैल्यूएशन लिखनी होती है, एनालिसिस लिखना होता है, अंडरस्टैंडिंग लिखनी होती है, रिकमेंड करना होता है बिजनेस को कि बिजनेस को यहाँ क्या करना चाहिए। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। BFD का एग्जाम देते वक्त अपने आप को एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह, कंसल्टेंट की तरह सोचा करें, और हमेशा ये थॉट लेके आए कि भाई आप क्या करते अगर आपका अपना बिजनेस होगा, अगर ये आपकी अपनी कंपनी होती है, आपका अपना सेटअप होता, आपका अपना बिजनेस होता, तो आप कैसे दिमाग चलाते हैं। तो वो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे तैयार कर रहा है, आपके एनालिटिकल स्किल्स को इससे जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। गॉन आर द डेज के अब 10-15 नंबर की थ्योरी आएगी, थ्योरी ज्यादा नंबर की आएगी, 20-25 नंबर 30 नंबर आप एवरेज पे रख सकते हैं। पहले भी आया करती थी, थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी। अब क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर जो पैटर्न है वो ECCA AFM वाला है, और इसके अंदर हमारे पास पैटर्न है ICW वाला। तो आप चाहें तो इनके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ECCA के क्वेश्चंस जो है वो करवाए हुए भी हैं और उनके सॉल्यूशंस भी करवाए, थ्योरी जो है वो डिस्कस भी करिए। तो आप चाहें तो पोर्टल पे उन क्वेश्चंस को रेफर भी कर सकते हैं, जहां से भी आप लेक्चर्स दे रहे हैं उन्होंने भी ECCA के सवाल कराए होंगे, उनके नैरेटिव को भी पढ़ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी बाकायदा अच्छी खासी थ्योरी जो है वो कवर्ड होती है। अगर वो बुक वगैरह में इंक्लूडेड होगी, आप बुक साथ लेके जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो वहां पे भी कवरेज करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो बहरहाल थ्योरी कोई अलहदा चीज नहीं है BFD से। 6 पॉइंट्स में मैंने आपको उसकी अप्रोच बताई। आपने अपने स्टडी टेक्स्ट को, किताब को रीड करना है, रीड करते वक्त सिर्फ गुजर नहीं जाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से कि बात क्या हो रही है। अंडरस्टैंड करने के बाद जितनी एक्टिव एंगेजमेंट कर सकते हैं, समरी, माइंड मैप, फ्लो चार्ट जो भी बना सकते हैं, अपने हाथ से बनाएं तो आपको याद रहेगा कि इसके अंदर क्या हो। चौथे नंबर पे एक बहुत बड़ा पैसेज है, 2 लाइन 3 लाइन में उसको समराइज कर सकते हैं इन सिंपल टर्म्स
तो समराइज करने से आपको बहुत सारी चीजें एक साथ जहन में बैठ जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा चीजों के क्रक्स तक, चीजों के एसेंस तक, उसके सेंट्रल आइडिया तक आपको पहुंचना है। यहाँ पे मकसद सेंट्रल आइडिया बनाना है कि भाई 3 लाइन का सेंट्रल आइडिया लिख लो एक पेज के अंदर की क्या बात है। फिर आपने थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद देखना है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। अटेम्प्ट करते वक्त आपने पहले प्लानिंग करनी है प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग के बाद, और फिर उन्हें अटेम्प्ट करना और अटेम्प्ट करने के बाद आप कंपेरिजन करें सोल्यूशन के साथ, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट्स के साथ, मार्किंग प्लान के साथ। देखें आप किस तरह से सोच रहे थे और एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहे थे। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी, पॉइंटर्स को जबरदस्ती रिपीट नहीं करना। एक बात एक पॉइंट के अंदर कर दी तो कर दी, अब उसको मजीद रिपीट ना करें। प्रोफेशनली लिखने की कोशिश करें, वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर्स में निखार आ जाएगा। कंसाइज, टू द पॉइंट, रेलिवेंट बात करें। मार्क्स देखिए कितने हैं, ऐसा नहीं कि मार्क्स अगर कम है और आपने इस पर बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, जितने मार्क्स हैं उतना वक्त लगाएं। 1 मार्क के लिए 2 से 3 लाइन का एक बुलेट पॉइंट लिखना काफी है। आंसर बुलेट्स में करें तो आई कैप के लिए चेकिंग बड़ी आसान हो जाएगी, एग्जामिनर के लिए चेकिंग बड़ी आसान हो जाएगी। वो बड़े आसानी से देख लेगा, हाँ जी बच्चा ये कहना चाह रहा है, ये इसका मतलब है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है, ये इसका कहने का मकसद है। तो और उसको क्लटर्ड ना करें, बहुत ज्यादा मिक्स्ड ना कर दें, रेलिवेंट बात करें, सिनेरियो में रिक्वायर्ड है वो बात करें। ऐसी बात ना करें जो आपको लगता है कि पॉइंट है लेकिन उसका कोई सिनेरियो से लिंक ही नहीं बन रहा। सिचुएशनल थिंकिंग डेवलप करें, सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या इस सिचुएशन में ये पॉइंट बैठता है या नहीं बैठता है, फिट होता है या नहीं होता। उस तरह से हमने सोचना है और हमने सोच के अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करना है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करके जाएंगे एग्जाम में आपके लिए चीजें करना उतना बेहतर होगा, लेकिन प्रोवाइडेड आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनी हुई है, आप पढ़ते वक्त थियरी के पोर्शन को साथ साथ लेकर चल रहे हो, अपनी किताब को साथ साथ लेकर चल रहे हो, तो इंशाल्लाह ताला आपके पासिंग पेपर्स जो है निकल जाएंगे। नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स पेपर इज बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशनल। पहले बहुत ज्यादा नंबर्स और कैलकुलेशन टेस्ट की जाती थी एग्जाम में, पिछले 3 4 5 अटेम्प्ट से इट इज बिकमिंग वेरी प्रोफेशनल। और ये बिल्कुल ACCA AFM की तरह या ICAW के बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर की तरह जो है वो रिफ्लेक्ट करने लगा है। तो आप उनके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और अपना टेस्टिंग का जो दायरा कार है उसको बढ़ा भी सकते हैं। सो दीज वर द 6 पॉइंट्स। अगर कोई सवाल है मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मटेरियल का भी लिंक रख दूंगा, BFD का कोई मटेरियल डाउनलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो कहीं पर फंसे परेशान हो तो अप्रोच जरूर करें, लेकिन जो तरीका कार है वो ये है, शॉर्टकट लगाएंगे, छोड़ देंगे चीज़ों को बीच से, और अगर वो आ गई तो फिर कोई और चारा एग्जाम में बचता नहीं है। करके जाएंगे क्वेश्चंस वगैरह, टाइम लगा के प्रैक्टिस करके जाएंगे, वक्त लगा के जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए रिजल्ट के लिए जो है आसानी होगी। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, कुछ आपको पूछना हो, प्लीज रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हाफिज।